हेलो हाय दोस्तों, गेंद्र एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से 10 बजे की क्लास लेके आए हैं। जो हिंदी भाषा की हिंदी के जो हिंदी के जो क्वेश्चन लेके चल रहे थे, तो 10 बजे की क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब हट भाषा से तात्पर्य है तो ग्रामीण अपभ्रंश। ग्रामीण अपभ्रंश में ही हट भाषा आती है। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृति रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश कहते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की समकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिष ठाकुर और ये विद्यावती कृतिकला आदि हैं। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा अवहट में शिक्षा शब्द के लिए रूप मिलता है। अपभ्रंश के परिवर्तित रूप को अवहट नाम दिया गया है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा जो हैं हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहप्पा है। राहुल सत्यकांत ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहप्पावाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहप्पा, सरोज ब्रज, पदा और पदाव्रज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की ब्रजयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूटा गया है तथा बोलचाल की भाषा में जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहप्पा की रचनाओं का संपादन राहुल सत्यकांत ने दोहा कोश नामक से किया है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार सालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो गणपति चंद्र के अनुसार ही सालिभद्र सूरी जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं। सिद्धों का प्रथम कवि है सरहप्पा। 24 सिंधु होते हैं, तो सिंधु में प्रथम कवि है सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी कवि का प्रथम कवि किसने माना है? तो पंडित राहुल सत्यकांत ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहप्पा को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को हिंदी का, देखो यहाँ पे देख ले सकते हैं आप, गणपति चंद्रगुप्त ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन सरहप्पा को किसने माना है? सत्यकांत ने, राहुल सत्यकांत ने। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो दोस्तों सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी का निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राप्तभाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
नामकरण किया है। पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों से यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, 48। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पंत की नहीं है? तो दोस्तों डी पाउंचरी, छूट गया यार, सॉरी। पंडित चरमधर्म शर्मा गुलेरी ने किसका पुरानी हिंदी का प्रथम स्वीकार किया है? तो दोस्तों राजा मुंज को ही कवि स्वीकार किया है, प्रथम कवि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पौंचर्यु 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदिकाल माना जाता है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि या प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो दोस्तों स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। स्वयंभू की कीर्ति का नाम है परमचर्यु। परमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की। निम्न में से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म के दीक्षित हो जाती है? पौंचर्यु की। पौंचर्यु स्वयंभूकृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है कि नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था। यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्प विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो भव्य सत्य कहा ही चरित्र काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो परमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है। परमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं ऋण्योमणिचर्यु और स्वयंभू छंद है। पुष्पछंद की 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो महापुराण स्वयंभू की रचना नहीं है। खली बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का नाम हिंदी में उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सूखने तथा गज़ल इत्यादि। खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है
तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले का नाम अमीर खुसरो है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक का व्यवहार ही उनका मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? तो राव केला शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति राउल वेल है। यह गद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्ण के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि माना गया है। राउल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन के श्रृंगार परंपरा आरंभ की गई है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजधानी प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राउल वेल किस तरह की रचना है? तो राउल वेल गद्य पद मिश्रित चंपू है। निम्न में से कौन सा व्याकरण हिंदी के रूप में प्रतिष्ठ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ के लिए प्रतिष्ठ है। प्रश्न नंबर 57, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है व्याकरण का। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति सुक्ति प्रकरण। निम्न में से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ही आदिकाल की भाषा है। राशि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो डिंगल पिंगल भाषा में राशि ग्रंथ लिखे गए थे। राशि या राशो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का दूसरा नाम ही चारण साहित्य है। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया गया। इस काल में राजश्री कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम, चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंधन परंपरा पर रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। इसमें प्रमुख है विजयपाल रासो, नल्ले सिंह कृत ने लिखी है। हम्मीर रासो श्रृंगारधन कृत ने द्वारा लिखी गई है। कुमार रासो दलपित विजय कृत, विशलदेव रासो नरपति नल्ला, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिकृत। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरप्पा, सबरप्पा, लुइपा, बुरूपा, डोभिया, कहप्पा, कुकुरियापा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ गैरण्य साहित्य और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं हठ योग, गोरखनाथ ज्ञानामृत, गोरखकल्प आदि। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। निम्न में से कौन सी 84 सिद्धों में नहीं है? तो सांधर 84 सिद्धों में नहीं है। विरूपा, कहप्पा और कुरियप्पा। दोस्तों, जिसके पीछे अधिकतर पापा लगते हैं वही 84 सिद्धों में आते हैं। जैसे सारंगधर में नहीं लग रहा है तो सारंगधर इस 84 सिद्धों में नहीं है। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य लिखा जा रहा था? तो जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, इसके बारे में लिखा जा रहा था। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन। ये रासो निम्नलिखित विषय का वर्णन नहीं है। वीरगाथा काल रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता है। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का समीक्षण तथा युद्ध, सजीव एवं गद्यात्मक वर्णन पाया गया है। हिंदी साहित्य के 700 से 14 ईस्वी के कालखंड को
ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास से स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों की कीर्ति में ग्रियर्सन का काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी तक है, जिसमें उन्होंने इसे चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में छोड़िए विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विशलदेव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। विशलदेव रासो के रचयिता हैं, विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नल्ला हैं। विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नल्ला हैं। निम्नलिखित इसमें से एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो विशलदेव रासो श्रृंगार काव्य है। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंग जसचंद्रिका ये श्रृंगार काव्य नहीं है। इनमें से रासो काव्य का मूल वर्णन विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। विशलदेव रासो जो है श्रृंगार रस है, इसमें वीर रस नहीं है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और कुमार रासो में वीर रस पाया जाता है। राजामती से रूठकर विशलदेव रासो कहाँ गया था? तो उड़ीसा। कहाँ गए थे? उड़ीसा। विशलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान विशलदेव तृतीय के वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरल शैली में प्रयुक्त की गई है। कि क्वेश्चन नंबर 72 है, किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, जगनिक का परमाल रासो। परमाल रासो को ही अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर अल्लाह और उदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध एवं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस अल्लाह खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इस प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश में अल्लाह खंड के नाम से काव्य प्रचलित है। तो दोस्तों परमाल रासो ही अल्लाह खंड के रूप से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी की 10 बजे की क्लास। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ ऐसी हिंदी क्लास के लिए। थैंक यू, जय हिंद।